जी हाँ, जिस स्टैंडर्ड का इंतजार था आप सबको, आ गया है IFRS 18। लास्ट मंथ ISB ने ये नया स्टैंडर्ड पब्लिश किया है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे IFRS 18 के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल, इनफैक्ट योर चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद CA दीपक वाधवा। आज हमारी जो चर्चा होने वाली है IFRS 18 के बारे में होने वाली है। बिल्कुल नया स्टैंडर्ड्स है, ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं हुई है अब तक, तो आज आप इस डिस्कशन का फायदा उठाएं और अपने रूटीन के कामों में और एग्जाम्स में इसका बेनिफिट उठाएं। आज की वीडियो स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए ये उनके डे टू डे टास्क में, चाहे वो अकाउंटिंग फील्ड में हो, रिपोर्टिंग में हो, फाइनेंस में, कंप्लायंस में, ऑडिट में, किसी भी फील्ड में उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स जो ACC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाला है, क्योंकि करंट इश्यूज में आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, एक पार्ट आज का डिस्कस करेंगे और एक पार्ट मैं कल लेके आऊंगा, और एक वीडियो में बनाऊंगा स्पेसिफिकली फॉर दिस स्टूडेंट, जहां पे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज इस सीरीज को जरूर देखना, 2 या 3 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, तो आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्रोफेशनल्स प्लीज अपने ग्रुप्स में, स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का पर्पज है सरबत दा भला, यानी कि एवरीवन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो प्लीज आपका एक शेयर किसी के इंटरव्यू क्रैक करा सकता है, किसी के डे टू डे टास्क में हेल्प कर सकता है, किसी का एग्जाम क्लियर करा सकता है। तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अब डिस्कस करते हैं IFRS 18 के बारे में। तो IFRS 18 जैसे मैंने बताया कि अभी लास्ट मंथ ही पब्लिश हुआ है, और ये बात करता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या आज की डेट में कोई स्टैंडर्ड है जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है? जी हाँ, है IS1। IS1 आज की डेट में प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है, बट IS1 जो है वो अब रिप्लेस हो जाएगा। IS1 की जगह नया स्टैंडर्ड IFRS 18 हमारे साथ आ गया है। जो बोर्ड ने बताया है कि, जब मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में IASB जो ये स्टैंडर्ड इशू करता है, तो एज पर द बोर्ड 1 जनवरी 2027 से IFRS 18 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट हाँ, इसको अर्ली एप्लीकेशन अभी भी आप कभी भी कर सकते हैं। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दी अर्ली एप्लीकेशन, बट मैंडेटरी 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल होगा। IS1 के जो प्रोविजन अनचेंज रिक्वायरमेंट होगी, जो भी अनचेंज रिक्वायरमेंट होगी, वो एज इट इज IS1 से मूव होकर IFRS 18 में मूव हो जाएंगी, या फिर वो किसी और स्टैंडर्ड में चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आज की डेट का प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है वो IFRS 18 में ऑलरेडी आ गई है। जो चेंज नहीं हुई है वो ऑटोमेटिकली IFRS 18 में आ जाएंगे या किसी और स्टैंडर्ड्स में मूव हो जाएंगे। नाउ IFRS 18 को लाने का पर्पस क्या था, क्यों इसको लेके आए बोर्ड, क्या इसके पीछे कोई रीजन था, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली इसको लाने का पर्पस था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसको और ज्यादा डिटेल्ड और ट्रू एंड फेयर दिखाना मेन मकसद था, ताकि इन्वेस्टर उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सके। तो इसका मेन मकसद ये था। फर्दरमोर बोर्ड के पास, ISB बोर्ड के पास कुछ फीडबैक्स आए स्टेक होल्डर्स के। उसमें पहला फीडबैक था कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो वेरी करता है कंटेंट एंड स्ट्रक्चर में, वेरी इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर में, कि हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज अभी फॉर्मेट नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी दिक्कत आती है अगर वो 2 कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस को कंपैरिजन करें, क्योंकि इसका कोई अभी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंटेंट स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोर्ड प्रॉफिट और लॉस में कुछ चेंजेस लेके आया है, जो मैं चेंजेस अभी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो फीडबैक बोर्ड को यह मिला था प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग। दूसरा फीडबैक बोर्ड को मिला था मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, MDP एम्स के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स वो होते हैं जो लाइक एडजस्टेड प्रॉफिट,
जैसे जो मैनेजमेंट का व्यू बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, इस जो इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल हो सकता है, बट इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन गैदर कैसे की गई है, इसको किस तरह से रिकॉन्साइल करे वो अपने प्रॉफिट से। तो फर्दर एलोबरेट किया गया, डिस्क्लोजर लाए जाएंगे हम इसके बारे में, एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू दी ऑडिट। तो एमडीपीएम के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। और तीसरा टॉपिक आता है ग्रुपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन को ग्रुप या क्लब करके दिखा दिया जाता है, एग्रीगेट करके दिखा दिया जाता है, बट इन्वेस्टर वांट कि उसको डिटेल उसे पता हो कि इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। तो उसके लिए भी बोर्ड ने एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन के बारे में भी कुछ चीजें बताई हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा, प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और ग्रुपिंग अनग्रुपिंग के बारे में हम बातें डिटेल में करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड कहां कहां पे इंपैक्ट करता है। ये स्टैंडर्ड हमारा प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां पे इंपैक्ट करता है। बैलेंस शीट में कोई एज सच ज्यादा चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट और लॉस में मेजर चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। शॉक की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। और कैश फ्लो में डेफिनेटली हल्के फुल्के से माइनर चेंजेस मैं बोलूंगा, बट यहां पे ज्यादा चेंजेस है, यहां पे माइनर चेंजेस है। और नोट्स में भी चेंजेस हैं। तो मेनली जो चेंजेस आए हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस और नोट्स में, और हल्के फुल्के से चेंजेस कैश फ्लो में और बैलेंस शीट में भी एक दो जगह चेंजेस आए हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मेरा मेन फोकस अब रहेगा प्रॉफिट और लॉस के बारे में। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से हमें इनको इनकॉर्पोरेट करना है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए ये जो स्टैंडर्ड है प्रेजेंटेशंस के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले जितने भी स्टैंडर्ड आए थे बोर्ड ने जो पब्लिश किए थे स्टैंडर्ड, जैसे IFRS 15, 16, वहां पर रिकॉग्निशन मेजरमेंट की बातें होती थी कि कैसे रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे मेजर करना है, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस है। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस तभी आता है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप यूजर्स जो इंफॉर्मेशन के हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो उसको देख के डिसीजन ले पाए। इसलिए ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए भी ये हमारे प्रेजेंटेशन में चेंजेस किए गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे और एक एक करके अपने जो भी IFRS 18 में चेंजेस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जी। तो पहला चेंज आया है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो आप ये देखिए, ये हमारा नया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। पहले भी तो ऐसे ही होता था, अब क्या चेंज आया? कुछ चेंज नजर आया? नहीं। देखिए, पहले रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में कोई डिफाइंड सब टोटल्स नहीं थे, बट अब आप देखिए बोर्ड ने बताया कि स्टैंडर्ड में दो सब टोटल हमें डिफाइंड किए गए हैं। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैंडेटरी दिखाना पड़ेगा एज सब टोटल, और दूसरा सब टोटल यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग इनकम टैक्स। दो सब टोटल डिफाइन किए गए हैं। इससे पहले कि हमारी प्रेजेंटेशन में ये सब टोटल डिफाइंड नहीं थे। हालांकि कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट करती थी, दिखाती थी, बट वहां पे एक चैलेंज ये आ गया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डेफिनेशंस कंपनी अपनी अकॉर्डिंगली मानती थी क्योंकि कोई डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में यह पता लगाया गया कि 100 कंपनियों का सर्वे हुआ, आउट ऑफ अराउंड 63 कंपनीज ऐसी थी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो रिपोर्ट करती थी, बट जब उसको फर्दर एनालाइज किया गया तो ये देखा गया 9 तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डेफिनेशन बनाई गई थी। मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग प्रॉफिट शोकेस करती थी। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट
जो आपका एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर में, कुछ कंपनीज इसको एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिखाते थे, कुछ कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग दिखाते थे। ऑपरेटिंग दिखाते थे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट बन जाता था। इसी तरह से नेट इंटरेस्ट जो होता था आपका पेंशन लाइबिलिटीज के ऊपर, कुछ कंपनी उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट दिखाती थी। तो अब बोर्ड ने ये सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया है और एक सेट डिफाइंड स्ट्रक्चर कंटेंट बता दिया है कि आपको यही कंटेंट फॉलो करना है फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस। जी देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें दो सब टोटल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो सब टोटल इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स। तो इन दो सब टोटल के कारण आप देख सकते हैं कि तीन लेयर, तीन एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो गया। पहली एक्टिविटीज हमारी कन्वर्ट हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो यहां से यहां तक का पोर्शन आपका ऑपरेटिंग के बारे में बात करता है। देन यहां से यहां तक का पोर्शन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करता है, और उसके बाद आपका यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करता है। तो जिस तरह से कैश फ्लो को कैटेगराइज किया गया था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में, उसी तरह से प्रॉफिट और लॉस को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैटेगराइजेशन कर दिया गया। इसके अलावा यहां पे हम इनकम टैक्स एक्सपेंसेस पहले भी दिखाते थे IAS 12 के अकॉर्डिंग, अब भी दिखाएंगे, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो लॉस या गेन आता था IFRS 5 के अकॉर्डिंग दिखाते थे, वो अब भी दिखाएंगे। और लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट बच जाता था, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। तो आप देखिए इन दो सब टोटल से हमारा जो कैटेगराइजेशन हो गया वो 5 तरह से हो गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, देन उसके बाद इनकम टैक्स, और उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मतलब यहां पे इनकम टैक्स के बाद हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा, देन आप उसमें जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आपको गेन या लॉस है वो आप उसमें ऐड करेंगे, देन यू विल फाइनली अराइव विद द फिगर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के पास आप पहुंच जाओगे। अब देखिए, दो सब टोटल आने से, 5 कैटेगरी में बांटने से फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत हुआ। इन्वेस्टर देखेगा कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट तो ये है, बट इसमें से कोर बिजनेस का कितना है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, यहां से देख सकते हैं। जो कंपनी ने बाकी चीजों में, असेट्स में, बाकी असेट्स में कंपनी ने ऑपरेटिंग असेट्स के अलावा बाकी जगह पैसा लगाया, वहां से कितना आ रहा है, सीधा इस तरह देख सकते हैं। फाइनेंसिंग का क्या इंपैक्ट हो रहा है कि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, उसके बारे में बात यहां पे होगी। एंड देन गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहा है वो कितना जा रहा है। कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड का बाइफिकेशन से भी ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका टोटल प्रॉफिट में कितना एलिमेंट है और कितना कंटिन्यूड का एलिमेंट है, सो इन्वेस्टर कैन मेक डिसीजन बेसिस दैट। तो बेसिकली ये 5 चीजें, 5 तरह से कैटेगराइजेशन होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्स और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और ये दो सब टोटल अब डिफाइंड है, पहले कोई सब टोटल डिफाइंड नहीं था। कंपनीज दिखाती थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट उनकी जो डेफिनेशन थी वो अलग अलग होती थी। तभी कहा गया है कि वेरी इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, नाउ द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर गेट स्टैंडर्डाइज। आपका बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा इससे। जी, इनफैक्ट पूरा P&L आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ओके, ग्रेट। अब बात करते हैं कि इन जो एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनमें आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग के बारे में। ऑपरेटिंग इज सिंपल, ऑपरेटिंग इज अ रेजिडुअल कैटेगरी। एक किस्म से मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिंग में आएगा या जो फाइनेंसिंग में आएगा, उसके अलावा टोटल एक्टिविटीज में पहले आप बांट दीजिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, जो बच गया वो ऑपरेटिंग में आएगा। यहां और यहां पे जो जो चीजें आएंगी इसके अलावा बाकी सारा कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। तो हम इनफैक्ट पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग में डिस्कशन करते हैं क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो सारा ऑपरेटिंग में आ जाएगा। जी, तो पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा देखिए जरा ध्यान से। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया पहले चैनल भी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आने वाली हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से हर एक बंदा 5-5 लोगों को तो शेयर करेगा ही करेगा, है ना जी। चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला आता है इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन दोज असेट्स विच आर सेपरेट फ्रॉम
बिजनेस मतलब बिजनेस के अलावा, अगर आपको कंपनी के मेन बिजनेस के अलावा जो आपको इनकम या एक्सपेंस हो रहा है, अगर आपने कोई एसेट्स ऐसा है जो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं इसको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने पैसा लगा रखा है, आपका मेन बिजनेस से अलग है जी, उससे आपको कोई फायदा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंटल मिल रहा है, रेंट इनकम आ रही है, तो यहां पे कवर हो जाएगी इन्वेस्टिंग में। आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। तो रेंटल हो गया, डिविडेंड हो गया, ये कहां पे कवर हो जाएंगी आपकी? इन्वेस्टिंग में कवर हो जाएंगी जी। उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहला था वो असेट्स जो बिजनेस के अलावा आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कोई आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपका इंटरेस्ट इनकम आपका कहां पे आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। सिंपल। सिमिलरली तीसरा एलिमेंट इसमें आता है इनकम एंड एक्सपेंसेस जो आपके एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है। ओके, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी है, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट या गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट जॉइंट वेंचर, तो वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। तो तीन तरह से इन्वेस्टिंग में चीजें आ सकती हैं। पहला, कोई ऐसा असेट जो बिजनेस के मेन बिजनेस के अलावा आपने रखा हुआ है, उससे कोई आपको गेन मिल रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी चीजें यहां पे आएंगी। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका इंटरेस्ट जैसे यहां पे आ जाएगा। तीसरा, एसोसिएशन जॉइंट वेंचर से जो आपको फायदा है, नुकसान हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंस है, वो आपका यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्लियर? तो इन्वेस्टिंग इज क्लियर। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी फाइनेंसिंग के बारे में। फाइनेंसिंग में क्या क्या आना चाहिए? फाइनेंसिंग तो नाम से ही पता लग रहा है कि हमने कोई लोन वगैरह लिया होगा। हाँ जी, फाइनेंसिंग में क्या क्या आना चाहिए? फाइनेंसिंग में वो कहते हैं इंटरेस्ट। क्या सिर्फ लोन का इंटरेस्ट? नहीं, किसी भी तरह का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी हो सकता है और अदर लाइबिलिटीज भी हो सकता है। अदर लाइबिलिटीज कैसी कैसी लाइबिलिटीज? बैंक लोन तो हमें क्लियर है। अदर लाइबिलिटीज बोले तो पेंशन लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी, तो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है वो भी आपका फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। पहले क्या होता था, या फिर 18 से पहले क्या होता था, कंपनी जिसको ऑपरेटिंग में दिखा देती थी इंटरेस्ट को। तो बट अब ये क्लियर कर दिया है बोर्ड ने कि किसी भी तरह के इंटरेस्ट हो, चाहे लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, अदर लाइबिलिटी से, चाहे बैंक लोन से रिलेटेड हो, चाहे अदर लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाए। दैट्स इट। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग डन। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। आगे तो फिर सिंपल है, हमारी रेजिडुअल कैटेगरी जो यहां और यहां नहीं आ पाया, वो कहां पे आ पाएगा? ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग कैटेगरी में जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आ पाया, वो हमारा ऑपरेटिंग में डेफिनेटली आएगा। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सोचिए कि ऑपरेटिंग में किस किस तरह की एक्टिविटीज आएंगी। यहां पे अनयूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन कहां पे आएंगे? ऑपरेटिंग में आएंगे। नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन कहां पे आएंगे? ऑपरेटिंग में आएंगे। तो डियर, ऑपरेटिंग में अब वो चीजें भी आएंगी जो नॉन रिकरिंग नेचर की भी हो, चाहे वो अनयूजुअल नेचर की हो, तो वो भी ऑपरेटिंग में कवर होंगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कवर नहीं हो रही है। इस बात के ऊपर काफी डिबेट भी हुई थी, काफी डिस्कशन भी हुई थी बोर्ड की, बट अभी मे बी फ्यूचर में कुछ चेंज होता है तो आई डोंट नो, बट आज की डेट में नॉन रिकरिंग और अनयूजुअल आइटम आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का पार्ट बना रहेगा। तो आपके लिए थंब रूल यही है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जो नहीं आ रहा वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो नॉन रिकरिंग है या अनयूजुअल आइटम है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ी सी बातें और करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। अब देखता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग की आपको वो ट्रांजैक्शन आप कोट कर पाते हैं कि किस हेड में जाना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है फॉरेक्स से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस।
फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एफएक्स फॉरेक्स अराइज हुआ है वो किस एक्टिविटी से आ रहा है। अगर वो ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटी से आ रहा है तो फॉरेक्स भी वहीं जाएगा, अगर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है तो फॉरेक्स भी वहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका जो फॉरेक्स आया है राइजिंग फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपने फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट किया, इंडिया से बाहर या किसी भी कंट्री से बाहर आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपको जो है पैसा दूसरी करेंसी में मिलेगा। जब दूसरी करेंसी में मिलेगा तो डेफिनेटली फॉरेक्स भी अराइज होगा। तो वो फॉरेक्स गेन या लॉस कहां पे शोकेस करना पड़ेगा आपको, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल। आपकी सेल्स से ये फॉरेक्स अराइज हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, सिंपल। दूसरा केस, फॉरेक्स अराइजिंग ऑन फॉरेन लोन, फॉरेन करेंसी लोन। अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड फॉरेक्स कहां पे जाएगा, जहां पे लोन की चीजें जाती है, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आपने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक लोन जो आपने लिया हुआ है वो आपने फॉरेन करेंसी में लिया, तो फाइनेंसिंग कैटेगरी जो है आपकी, उस कैटेगरी में आपका ये एफएक्स डिफरेंस जाएगा। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैटेगरी, इन्वेस्टिंग कैटेगरी, फाइनेंसिंग कैटेगरी, जो हमारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, इन कैटेगरीज में एफएक्स अकॉर्डिंग टू द सोर्स वहां पे चला जाएगा अपने आप। इंटरेस्ट इनकम अभी डिस्कस किया था, इंटरेस्ट इनकम आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ तो आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन। उसके बाद ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे एरिया ऑफ डिस्कशन है, जहां पे डाउट रहते थे तो बोर्ड ने इनको क्लैरिफाई कर दिया है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई गेन या लॉस हुआ आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस इन्वेस्टिंग कैटेगरी का पार्ट है, तो आपको सिंपल इसको इन्वेस्टिंग कैटेगरी में दिखाना है। इन्वेस्टिंग कैटेगरी हमारी यहां पे आ गई, बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट और लॉस एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर से होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो आपका जॉइंट वेंचर से हुआ है वो भी आपका कहां पे दिखाएंगे, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, इसको भी हम इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। ये तो हमें क्लियर है। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नेट डिफाइंड प्लान्स, डिफाइंड लायबिलिटी, ये भी आपका फाइनेंसिंग कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो मैंने जैसे बोला आपको कि इंटरेस्ट किसी भी तरह का हो तो आपको फाइनेंसिंग कैटेगरी में उसको दिखाना है। मैं बीच में एक्टिविटी बोल रहा था, बट एक्टिविटी वी यूज मेनली फॉर कैश फ्लो, तो यहाँ पे जो टर्म हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग कैटेगरीज, इन्वेस्टिंग कैटेगरी और फाइनेंसिंग कैटेगरीज, तो आप कैटेगरी वर्ड यूज कीजिए। ओके, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा किस कैटेगरी में क्या क्या जाएगा जी। ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं डियर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, और बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा जो की टेक अवेज यहां से निकल के आते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो आईएफआरएस 18 बात करता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रेजेंटेशन में चेंजेस हुआ उसके बारे में, एमडीपीएम्स के बारे में और एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन के बारे में। जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के चेंजेस के बारे में करूंगा। एमडीपीज और एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन और जो कैश फ्लो पे के इंपैक्ट आ रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। प्रॉफिट और लॉस में क्या इंपैक्ट आया, दो सब टोटल डिफाइन किए गए, आपकी तीन कैटेगरीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कैटेगरी को हमने डिफाइन किया। इसके अलावा जो इनकम टैक्स पहले भी हम दिखाते थे आईएस 12 के अकॉर्डिंग, वो आपको दिखाना है। आईएफआरएस 5 के अकॉर्डिंग जो हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का गेन या लॉस दिखाते थे वो आपको दिखाना है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इससे प्रॉफिट से एक इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेक होल्डर्स जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो अच्छी तरह से जज कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जी। फिर हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आना चाहिए, फाइनेंसिंग में क्या क्या आना चाहिए,
और ऑपरेटिंग में क्या क्या आना चाहिए, तो ये हमने डिस्कस किया। एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए या आ भी रही होगी, वो ये आ रही होगी कि अगर कोई कंपनी बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है, वो किस तरह से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को डिफाइन करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करते हैं। देखिए, बैंकिंग या इंश्योरेंस, जो भी हमने बातें की थी जनरल बिजनेस से रिलेटेड की थी, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अगर कोई बैंकिंग या इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनके लिए जो नेट इंटरेस्ट होता है वही इनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस होता है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली फॉर बैंकिंग, क्योंकि इन्होंने लोन दिए होते हैं पब्लिक को और डिपॉजिट एक्सेप्ट किए होते हैं, तो इंटरेस्ट इनके लिए क्या हो गया, मेन बिजनेस का पार्ट, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अभी हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट इनकम तो हम दिखा रहे थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और जो इंटरेस्ट पेड था वो हम दिखा रहे थे फाइनेंसिंग में। बट बैंकिंग कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट इंटरेस्ट जाएगा। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी जो नेट इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, जो उनका मेन बिजनेस है इंश्योरेंस का, तो वो एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है उनको, फी, कमीशन, वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, जो अभी ये फॉर्मेट है, ये हम बात कर रहे हैं जनरल बिजनेस के बारे में। बैंकिंग और इंश्योरेंस के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। उनका मेन बिजनेस जो है वो फाइनेंस देने का है, पैसा और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का है, तो उनके लिए जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, रादर देन उसको फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी पहली वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एमडीपीएम और जो हमारा ग्रुपिंग वाला पार्ट है और कैश फ्लो में चेंजेस जो आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।